वी विल कंटिन्यू विद द सीकल सेल एनीमिया। सीकल सेल हमने पीछे पढ़ा था। सीकल सेल वो होता है कि जिसमें सीकलिंग हो जाती है, उसमें एबनॉर्मल किस्म की जो है ना हीमोग्लोबिन बन जाती है, उससे उसके स्ट्रक्चर डिफरेंट हो जाता है। तो एनीमिया, उसकी वजह से एनीमिया हो जाता है। एनीमिया क्या है कि अगर नॉर्मल जो है ह्यूमन बॉडी में हीमोग्लोबिन लेवल 14 to 16 ग्राम पर लीटर है, तो अगर ये रिड्यूस हो जाएंगे तो उससे नॉर्मल से 14 से कम हो गया, 12 पे आ गया, 10 पे आ गया, तो वो अनीमिया कहलाता है। तो अल्टीमेटली जब ये सीकल सेल डिजीज़ होगी तो ये एबनॉर्मल किस्म के जो सेल्स हैं ये अल्टीमेटली डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाएंगे। डिस्ट्रॉय होंगे तो उससे क्या होगा कि पेशेंट एनीमिक हो जाएगा। The altered properties of hemoglobin S results from the replacement of valine instead of glutamate residue at position 6 in the 2 beta chains। ये हमने पिछली मॉड्यूल में ये देखा है कि एक पॉइंट म्यूटेशन हुई। पॉइंट म्यूटेशन की वजह से क्या होगा कि हीमोग्लोबिन S जो है ना वो बन गया, हीमोग्लोबिन A की बजाय हीमोग्लोबिन S बन गया। और वो किस वजह से बना कि दोनों बीटा चेन्स में जो है ना ग्लूटामेट को सब्स्टिट्यूट कर दिया एट पोजीशन 6 पे वेलाइन ने। अब ये वेलाइन जब बन गया तो ग्लूटामेट और वेलाइन के चार्जेस में फ़र्क है, उसकी वजह से उसका स्ट्रक्चर ही फ़र्क होगा। स्ट्रक्चर फ़र्क होगा, उसकी क्लम्पिंग आपस में हो जाएगी, वो जुड़ने शुरू हो जाएंगे, फिलामेंट्स बन जाएंगे और अल्टीमेटली डिस्ट्रक्शन भी ईजीली हो जाएगी और उसका फंक्शन भी नॉर्मल नहीं रहेगा। द आर ग्रुप्स ऑफ वेलाइन इज़ न्यूट्रल whereas the glutamate has a negative charge at pH 7.4, जो बॉडी की ब्लड की pH है 7.35 से 7.45 के दरमियान, वहाँ पे जो है ना वेलाइन न्यूट्रल फॉर्म में होता है, जबकि ग्लूटामेट जो है वो नेगेटिवली चार्ज होगा। तो ये जब ये दो ग्लूटामेट फालतू आ गए वेलाइन की जगह, तो उसकी वजह से हीमोग्लोबिन एस देयरफॉर हैज़ टू फ्यूअर नेगेटिव चार्ज। तो वेलाइन जो है ना वो निकल गया और दो ग्लूटामेट इसके अंदर जो है ना वो वेलाइन दो ऐड हो गया और दो ग्लूटामेट निकल गया। अब ग्लूटामेट पे नेगेटिव चार्ज था तो दोनों ग्लूटामेट रिप्लेस हो गए वेलाइन की वजह से। वेलाइन न्यूट्रल है तो जो है ना दो नेगेटिव चार्ज जो है वो लेसर हो गए इन दी हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल ऑफ द हीमोग्लोबिन ए। ये स्ट्रक्चर है जो हमने ऑलरेडी कई दफ़ा डिस्कस किया हुआ है इन डिटेल कि वेलाइन में और उसमें क्या फ़र्क है। कि वेलाइन में हमने बोला है कि यहाँ पे उसके पीएच पे 7.4 पे ये न्यूट्रल है, एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, जबकि ग्लूटामेट के अंदर ये एक नेगेटिव एक्स्ट्रा है, ये दोनों को कैंसिल कर देगा तो ये एक एक्स्ट्रा नेगेटिव यहाँ है। तो ये हमने इस डिजीज़ में क्या हो रहा है कि ग्लूटामेट दोनों चेन से ग्लूटामेट दो निकल गया और दो वेलाइन ऐड हो गए, तो ये जो हीमोग्लोबिन ए में से टू लेसर नेगेटिव चार्ज जो कम हो गया और उसकी वजह से एक जो है ना वेलाइन दो ऐड हो गए जो कि न्यूट्रल है। अब ये एग्जैक्टली क्या करेंगे वी विल सी इन द नेक्स्ट फ्यू स्लाइड्स। रिप्लेसमेंट ऑफ द ग्लूटामेट रेजिड्यू बाय द वेलाइन क्रिएट्स अ स्टिकी हाइड्रोफोबिक कॉन्टैक्ट पॉइंट। ये ऐसा कॉन्टैक्ट पॉइंट बना लेंगे जो स्टिक करेगा आपस में, एक दूसरे के साथ ऐसे करके जुड़ जाएगा, स्पेशली इन द डीऑक्सीनेटेड स्टेट एट पोजीशन 6 ऑफ द बीटा चेन विच इज़ ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द मॉलिक्यूल। अगर ये अंदर की साइड पे होते तो शायद इसका बहुत अफेक्ट ना होता, क्योंकि ये आउटर सरफेस ऑफ द मॉलिक्यूल पे जो है ना ये सब्स्टिट्यूशन हो रही है, बीटा चेन में हो रही है, तो ये ऐसे स्टिकी एंड्स बना देंगे जो आपस में जुड़ेंगे और स्पेशली किस फॉर्म में, डीऑक्सीनेटेड फॉर्म में जुड़ जाएंगे। दिस इज द नॉर्मल स्ट्रक्चर ऑफ द हीमोग्लोबिन ए। वी कैन सी हियर कि ये हीमोग्लोबिन ए है। इसके हम देखते हैं क्योंकि स्टिकी एंड्स नहीं है, नॉर्मल एक जैसे जो है ना एक दो बीटा चेन्स हैं, दो अल्फा चेन्स हैं। लेकिन यहाँ हमने देखा है हीमोग्लोबिन एस में कि यहाँ वेलाइन आ गया, उसकी वजह से ये एक ऐसा स्ट्रक्चर बन गया, ये पॉकेट सी यहाँ बन गई, यहाँ पे एक स्टिकी एंड ये बन गया, एक पॉकेट बन गई। अब ये वाली स्टिक ये हम देख रहे हैं कि अगर हम डायग्रामेटिक देखें तो ये बाहर को प्रूट की हुई है, तो ये अल्टीमेटली दूसरे वाले मॉलिक्यूल के साथ जाके इसी तरह ये इसको फिक्स कर लेगी आपस में और ये जुड़ जाएंगे आपस में। वी विल सी इन दी नेक्स्ट फ्यू स्लाइड के डायग्रामेटिकली इसको प्रेजेंट करेंगे कि एग्जैक्टली क्या कर रहा है। These sticky spots cause deoxyhemoglobin S molecule to associate abnormally with each other। कि ये जब स्टिकी एंड्स बन जाएंगे तो डीऑक्सीनेटेड हीमोग्लोबिन ये आपस में एक दूसरे के साथ जुड़ने शुरू हो जाएंगे, देयरफॉर फॉर्मिंग अ लॉन्ग
फाइब्रस एग्रीगेट्स। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दिस ऑर्डर्स कि हमने पहले भी देखा है कि इसके हमने कहा कि फाइब्रस एग्रीगेट्स बन जाएंगे, ये आपस में जुड़ते जाएंगे तो लंबी 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 फाइबर्स बनती जाएंगी, जबकि ऑक्सीजन की कैपेसिटी, कैरिंग कैपेसिटी उसकी वो ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि उसकी जगह ही कोई नहीं रहेगी। कारण जहाँ जाके हमने देखा स्ट्रक्चर में HbA के स्ट्रक्चर में कि वहाँ फेरस पड़ा हुआ है, उस फेरस के ऊपर बॉन्ड्स पड़े हुए हैं, उसके परपेंडिकुलर 2 बॉन्ड पड़े हैं, एक जो है ना वो उसका है हिस्टिडीन का जिसके साथ ग्लोबिन चेन जुड़ी हुई है, दूसरे के साथ जो ऑक्सीजन ने आके जुड़ना है। लेकिन जब ये आपस में जुड़ के एक लंबी सी चेन बना लेंगे तो उसके ऑक्सीजन बाइंडिंग कैपेसिटी और उसकी जुड़ने की, ऑक्सीजन की बाइंडिंग की जगह ही कोई नहीं रह जाएगी। दिस इज अगेन द डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन कि हमने देखा है कि हीमोग्लोबिन ए अगर इस फॉर्म में है तो डीऑक्सी फॉर्म में एक यहाँ नॉच सी बन जाती है, जिसको हम डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन कर रहे हैं। ये एग्जैक्टली ऐसा नहीं होता, क्योंकि एग्जैक्टली तो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर हमने बड़ी डिटेल में इसका पढ़ा है। जबकि ऑक्सी हीमोग्लोबिन में एक ये पाउच बन गई और एक ये पाउच ऑलरेडी डीऑक्सी में एस फॉर्म में बन गई। अब जब ये डीऑक्सीजनेट होगा तो ये आपस में जुड़ने शुरू हो जाएंगे, ये सारे जुड़ के एक ऐसा फाइब्रस लंबी लंबी फाइब्रस चेन्स बना देंगे जिनका फंक्शन कोई नहीं होगा, और अल्टीमेटली ये उसकी आरबीसी की जो है ना कैरिंग कैपेसिटी जो है हीमोग्लोबिन की, ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी को रिड्यूस कर देंगे। उसकी रिडक्शन की वजह से इसकी अर्ली सेल डेथ हो जाएगी। द पोलीमराइजेशन ऑफ द हीमोग्लोबिन S inside the cytosol of the RBCs make RBC sickle shaped and fragile, कि ये अब सिकल शेप्ड हो जाएंगे, नॉर्मली बाइकनकेव होते हैं, ओवल होते हैं, ये बारीक बारीक जो है ना माइक्रोवेस्कुलर्स में से, कैपिलरीज में से आराम से गुजर जाते हैं बाइकनकेव होके, पतले होके। लेकिन जब ये सिकल हो जाएंगे तो ये उसके अंदर जाके फंस जाते हैं। जब वो बारीक कैपिलरीज में जाके जो है ना ये स्ट्रैंगल आउट हो जाएंगे, उसके अंदर जो है ना फंस जाएंगे, तो उसकी वजह से ये वहाँ उसकी आरबीसी डिस्ट्रक्शन जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। दिस इज़ अगेन द डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन कि अल्टीमेटली हम देख रहे हैं कि ये सीकलिंग हो रही है, यहाँ पे ये सीकल जो है ना आपस में जुड़ते जा रहे हैं, ये इंटरेक्शन बिटवीन मायोग्लोबिन, ये स्ट्रैंड फॉर्मेशन है और अल्टीमेटली अलाइन होके एक क्रिस्टलाइन फाइबर फॉर्मेशन बन गई। अब इसके अंदर इस फाइबर में कोई ऐसी जगह नहीं बची जहाँ के अंदर जिसमें आ जाके ऑक्सीजन लगेगी। जब ऑक्सीजन बाइंडिंग कैपेसिटी रिड्यूस हो जाएगी और अल्टीमेटली इनकी लाइफ भी थोड़ी हो जाएगी और इनकी सेल डेथ भी अर्ली हो जाएगी। नॉर्मल हीमोग्लोबिन A does not have this sticky hydrophobic pockets and therefore is soluble in the cytosol। हमने पिछली उसमें डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन में देखा है कि नॉर्मली हीमोग्लोबिन A में इस तरह की पॉकेट्स नहीं होती, वो ऑक्सीजनेटेड हो या डीऑक्सीजनेटेड हो, वो उसके बावजूद उसके जो है ना स्ट्रक्चर में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। द लाइफ टाइम ऑफ एन RBC in homozygous for HbS is approximately 20 days instead of the 120 days of normal lifespan of the RBCs। नॉर्मल RBCs का लाइफ स्पैन ह्यूमन बॉडी में जो है वो 120 डेज़ का है। 120 दिन के बाद वो आहिस्ता आहिस्ता खुद ही डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं। हीम जो है वो अपनी उसमें हीम पूल में चली जाती है, उसे जो है ना बिलीवर्डिन और बिलीरुबिन बन जाता है, जबकि ग्लोबिन जो है वो प्रोटीन पूल में चल जाता है और नए RBCs बनने शुरू हो जाते हैं। लेकिन ये सिकल सेल डिजीज़ में उसकी फ्रेजाइल इतने हो जाते हैं कि वो अर्ली टूट फूट की वजह से उसकी जो है ना वो होमोजाइगस डिजीज़ में ये सिर्फ 20 दिन बाद जबकि जो है ना वो डिस्ट्रक्शन हो जाती है, इसकी लाइफ स्पैन तकरीबन 100 डेज़ रिड्यूस हो जाता है। सिकल सेल्स आर वेरी फ्रेजाइल एंड रप्चर ईजीली, दिस रिजल्ट्स इन एनीमिया। जब ये फ्रेजिलिटी बढ़ गई, ये रप्चर हो गया, टूट फूट गया अर्ली, तो उसकी वजह से हीमोग्लोबिन कंसनट्रेशन कम हो गई, हीमोग्लोबिन कंसनट्रेशन कम होने से एनीमिया हो गया। Moreover, these cells have less ability to squeeze through the small blood vessels। ये हमने पहले भी यही डिफाइन किया है कि छोटी छोटी कैपिलरीज हैं, स्मॉल ब्लड वेसल्स हैं, उसमें से ये स्क्वीज़ होकर गुजर नहीं सकते, उसकी वजह से उसको एक्लूड कर देंगे, उसको बंद कर देंगे, और बंद होने की वजह से वहाँ भी लॉस होगा और अल्टीमेटली ये RBCs जो है वहाँ डिस्ट्रक्शन हो जाएगी और ये टूट फूट जाएंगे। सिकल सेल एनीमिया अकर्स इन होमोजाइगस individuals of homozygous for HbS allele। Individuals who receive the HbS allele from only one parent, that is heterozygous, experience a milder conditions which is called the sickle cell triad। के इसके अंदर जहाँ जो होमोजाइगस है वो तो हमने देख लिया कि वहाँ सिकल सेल डिजीज़ होगी, वहाँ सारे सेल सिकल्ड होंगे
और उनका लाइफ स्पैन भी कम होगा, उसके अंदर हीमोग्लोबिन भी हीमोग्लोबिन एस होगी। लेकिन जहाँ एक पेरेंट से उसने नॉर्मल एलील लिया, एक बीटा चेन नॉर्मल है, दूसरी बीटा चेन सीकल्ड है, तो उसमें सिकल सेल ट्रायड बोलते हैं, और ये उतनी सीवियर डिजीज़ नहीं काज करती है। और ये जो है ना, इसकी वजह से ये जो बाज़ जो है ना वो प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर होते हैं जो इसको इंक्रीज़ कर देते हैं। तो इसलिए इसको सिकल सेल ट्रायड कहते हैं कि ये कैरियर स्टेट है, उसको ट्रायड फॉर्म में है। ये डिजीज़ उतनी प्रोग्रेसिव नहीं है और उतनी जो है वो जो है उतनी जो है ना प्रोग्रेशन इसकी डिजीज़ की नहीं है, और उसी तरह ये जो है ना लेस aggressive disease है in case of triad. Only about 1% of RBCs become sickled in deoxygenation. यहाँ पे जो हम सिकल सेल ट्रायड को डिफाइन कर रहे हैं कि उसमें तकरीबन 1% ऑफ जो है ना डीऑक्सीजनेटेड जो है वो आरबीसीज वो सीकलिंग होगी, जबकि क्योंकि उसमें हमने देखा कि एक चेंज जो है वो नॉर्मल है, जबकि जहाँ दोनों होमोजाइगस हैं, जहाँ पे दोनों जीन्स अफेक्टेड हैं, दोनों बीटा चेन्स अफेक्टेड हैं, दोनों में ही वेलाइन आ गया ग्लूटामेट की जगह, तो वहाँ पे डिजीज़ मोर प्रोनाउंस्ड है और वहाँ पे 80 to 90% आरबीसीज जो हैं वो सीकलिंग होगी, जबकि ट्रायड में सिर्फ 1% आरबीसीज सीकल्ड होंगे। और ये सिकल सेल ट्रायड बाज़ कंडीशंस में, बाज़ जो है ना प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर्स की वजह से ये ट्रायड जो है ना वो इंक्रीज़ करके डिजीज़ फॉर्म में चली जाती है।